Hello everyone, welcome back. Now today we are going to deal about the topic anaerobic respiration and fermentation. During our previous classes we deal about the topic aerobic respiration. Now today we discuss about anaerobic respiration. So what happened in anaerobic respiration? In the absence of oxygen, pyruvate which is the product of glycolysis undergoes anaerobic respiration and fermentation. तो सबसे पहली बात ये कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या फर्मेंटेशन हो कब होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है? ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन होता है. पाइरुवेट जो कि क्या है? प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का. स्टेप याद है ना आप लोग को? ग्लाइकोलाइसिस का क्या हुआ था लास्ट में? हम लोग को एंड प्रोडक्ट क्या मिला था? पाइरुवेट मिला था ग्लाइकोलाइसिस में. तो ये जब प्रोडक्ट जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो या तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या फिर फर्मेंटेशन में. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में दोनों एक ही समझ लेते हैं, बट ये दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट है. थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. मेन फोकस हम लोग का फर्मेंटेशन रहेगा क्योंकि सिलेबस में हम लोग को क्या फर्मेंटेशन ही के बारे में पढ़ना है. तो देख लो क्या हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. पहली बात तो क्या हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट टेक्स प्लेस. इन द एब्सेंस ऑफ सॉरी क्या हो रहा है? एक तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. और क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा. फिर उसके बाद क्या होगा? क्रेब्स साइकिल भी होता है इसमें. क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो प्रोसेस होता है एटीपी के प्रोडक्शन का. बट ये एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे डिफरेंस है? यहाँ जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था हम लोग का? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन था. पर यहाँ पर क्या है? हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम लोग का होगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा, सल्फेट, कार्बोनेट etc. other than oxygen, other than
ऑक्सीजन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और इसमें जो हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी प्रोड्यूस्ड कितना होगा, फर्मेंटेशन से ज़्यादा होता है, मोर देन फर्मेंटेशन, मोर देन फर्मेंटेशन बट लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ जो हम लोग को एटीपी प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, फर्मेंटेशन में कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगा कितना होगा, 2 एटीपी से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना प्रोड्यूस होता है उससे कम रहता है। और इसका कंडीशन क्या रहता है, ग्रोथ कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ग्रोथ कंडीशन तुम्हारा क्या रहेगा, एनारोबिक की कंडीशन रहेगा, मोस्टली यहाँ पर कैसे एनारोब मिलते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब, कैसे एनारोब रहते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब, जो कि कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, वो या तो एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ठीक, उनके लिए कंपलसरी है कि वहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो, तभी यहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे सिलेबस में मेन फर्मेंटेशन है, तो हमारा फोकस फर्मेंटेशन पे रहेगा। ठीक, फर्मेंटेशन, तो क्या होता है फर्मेंटेशन में, क्या होता है फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन क्या है, इट इज एन एरोबिक पाथवे, क्या है, एक एनारोबिक पाथवे है, या एनारोबिक कंडीशन है, पूरा कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, बस एक पाथवे है एनारोबिक कंडीशन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल breakdown of glucose takes place in the absence of oxygen। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर
ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक, फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये एक एनारोबिक पाथवे है, एनारोबिक कंडीशन है जहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी कितना गेन होता है हम लोग को, नेट गेन ऑफ ATP in fermentation we get 2 ATP। फर्मेंटेशन में हम लोग को कितना एनर्जी मिलता है, 2 ATP मिलता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ एनारोबिक पाथवे इन सर्टेन बैक्टीरिया, which is you can see this in yeast, you can also okay, देख सकते हैं इसको जर्मिनेटिंग सीड्स में तब हो रहा है an anaerobic part of oxygen, here oxygen takes place, not oxygen, breakdown of glucose takes place in, चलो तो कितना टाइप्स होता है फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन का डिफरेंट टाइप्स होता है, हम लोग यहाँ पे जनरली 2 के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ, जिसके बारे में से and second one alcoholic, पहले ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक ऑल ऑफ देम। हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट glycolysis by the process of glycolysis breaks down into 2 molecules of ग्लूकोज। क्या है हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये किस में ब्रेक हो रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी यहाँ पर, 2 ATP मिली थी, और साथ में 2 NADH ये मिला था हम लोग को नेट एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में। अब देखो क्या हो रहा है आगे फर्मेंटेशन में, दिस पाइरूवेट two molecules of pyruvate with the help of an enzyme pyruvate dehydrogenase, pyruvate dehydrogenase
gets converted into 2 molecules of lactic acid. Two molecules of lactate. ठीक, अब इधर क्या हो रहा है, ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो 2NADH बना था वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है NAD+ में। ये जो कोएंजाइम है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम ऑक्सीडाइज्ड हो गया NAD+ में, 2NAD+ में, और क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया पाइरूवेट को लैक्टेट में। और यहाँ पे हमारा इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या, जो हम लोग को NADH ग्लाइकोलाइसिस में मिला था वो तो NADH यूज हो गया, और हमारे पास नेट एनर्जी कितना बचा, हियर वी गेट नेट एनर्जी 2 ATP। तो फर्मेंटेशन में हमें कितना मिल रहा है एनर्जी, 2 ATP मिल रहा है। अब इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम लोग कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देख लो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में मिलता है देखने को हम लोग को, या तो तुम लैक्टोबैसिलस में देख सकते हो, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिससे क्या होता है जिसमें इंडस्ट्रियल यूज इसका हो जाएगा चीज़ बनाने में, और क्या, योगर्ट। चीज़ और योगर्ट बनाने में इस लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है। सेकंड आप लोग देख सकते हो इसका एग्जाम्पल किस में देख सकते हो, you can see this type of lactic acid fermentation in skeletal muscle cells, skeletal muscle cells। क्या होता है, जब आप लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। तब क्या होता है वहाँ पे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो किस में स्विच कर जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच करता है। और क्या होता है वहाँ पे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन भी होने लगता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मसल सेल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है ना, और उससे क्या होता है, हम लोग को पेन भी होने लगता है। तो ये क्या है, बस टेम्प्रोरी है, ऐसा होता है इस तरह का चीज़ जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारा होगा। देख लो ये स्टेप्स, देख लो क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन है सब में। उसके बाद बस क्या हो रहा है, ये जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट जो हमारा बना ग्लाइकोलाइसिस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट with the help of an enzyme gets converted into which enzyme, pyruvate dehydrogenase gets converted into lactate। यही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट देख लो सेकेंड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो व्हाट हैपन्स इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, हेयर ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ glycolysis gets converted into 2 molecules of pyruvate, this is 6 carbon compound and this one 3 carbon compound। ठीक, ये तो सबका कॉमन है पाथवे। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट स्टेप पे, पाइरूवेट
यहाँ पे क्या होगा, पाइरूवेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज यूज हो रहा है, डेट मीन्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Then this pyruvate with the help of an enzyme, pyruvate decarboxylase, gets converted into acetaldehyde. 2 molecules of acetaldehyde. पाइरूवेट कितना कार्बन कंपाउंड था हमारा, 3 कार्बन कंपाउंड था. डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो क्या हुआ, एक कार्बन रिलीज हो गया. दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड. ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका. एंड द सेकंड स्टेप, देन दिस एसिटल्डिहाइड with the help of an enzyme, alcohol dehydrogenase, एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी यूज हुआ है 2 NADH दैट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2 NAD+. ये कहाँ ग्लाइकोलाइसिस में मिला था ना हम लोग को, 2 ATP मिला था ग्लाइकोलाइसिस में, और साथ ही साथ 2 NADH मिला था. तो अब ये जो NADH है वो कहाँ पे हमारा यूज हो गया, इसको कन्वर्ट करने में, एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट किया, इथेनॉल में. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल. ये जब एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम कौन सा यूज हुआ है हमारा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. और एनर्जी कहाँ से लिया, ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था 2 NADH. ये जो रिड्यूस 2 NADH ऑक्सीडाइज्ड हुआ NAD+ में, इसको क्या और इसको यहाँ पे एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया इथेनॉल में. बस यही प्रोसेस है हमारा फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में. क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड हो रहा है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हम लोग किस में देखते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एनी आइडिया, you can see this type of fermentation in certain bacteria and also in yeast cells. इस तरह का फर्मेंटेशन हम लोग को किस में देखने को मिलता है, yeast cells में. You can see this type of fermentation, alcoholic fermentation in yeast cells. ठीक, जो कि हमारा वाइन के प्रोडक्शन ये समय यूज़ होता है. इसका है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है इसका. और किस में, बेकिंग में भी हम लोग ईस्ट सेल्स को यूज़ करते हैं. बट ये ईस्ट सेल क्या है, एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों में ये यूज़ होता है. तो जब ये एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट सेल्स है, अगर जो यहाँ पे जो मीडियम है, जो शुगर सॉल्यूशन है, अगर ईस्ट सेल्स के शुगर सॉल्यूशन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन इन शुगर सॉल्यूशन, अगर अल्कोहल कंसंट्रेशन तुम्हारा लगभग अगर 13% के आसपास हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा, तो क्या इसमें क्या हो जाता है, मीडियम क्या हो जाता है, काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है. मीडियम क्या हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन का, इट बिकम्स टॉक्सिक. क्या हो जाता है, मीडियम यहाँ टॉक्सिक हो जाता है. और क्या होगा, जो यहाँ पे ईस्ट सेल्स होता है वो क्या होने लगता है,
किल होने लगता है, yeast cells killed and fermentation stop. Here fermentation stop. क्या होगा अगर शुगर सॉल्यूशन में अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है जो फर्मेंटेशन के थ्रू हो रहा है 30 लगभग अगर 13% के आसपास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीडियम बिकम्स टॉक्सिक. हियर क्या होगा, इस सेल्स डाई एंड फर्मेंटेशन स्टॉप. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाएगा. और हम लोग किस में देख सकते हैं इस तरह का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यू कैन सी इन जर्मिनेटिंग सीड्स. जर्मिनेटिंग सीड्स में भी क्या होता है, शुगर का लेवल हाई होता है. शुगर का लेवल हाई होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी क्या देखते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है जर्मिनेटिंग सीड्स में. ठीक, आया समझ में. नाउ लेट्स स्टार्ट another topic of respiration. अब आ जाओ, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन, एम्फीबॉलिक पाथवे. मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको थोड़ा सा बताया था एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में. तो क्या होता है एम्फीबॉलिक पाथवे, जहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. ठीक, कैटाबॉलिज्म का भी प्रोसेस हो रहा है और एनाबॉलिज्म का भी प्रोसेस हो रहा है. रेस्पिरेटरी पाथवे. तो रेस्पिरेटरी पाथवे कैसा पाथवे है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे है. रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक pathway. Why we call this amphibolic pathway? Because here both type of process occurs, catabolism and anabolism दोनों हो रहा है. इसलिए हमने इसे क्या बोला है, रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे का, जिससे हम लोग को पता चले कि रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे है. कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, कैटाबॉलिज्म तो हम लोग ईजिली इसमें देख लेते हैं किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है. तो उसमें हमें दिख जाता है उसका जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है. अब इसके एनाबॉलिक नेचर को हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के. So here what happens? Here various intermediates of are precursors of various compounds. तो ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे का जो वेरियस इंटरमीडिएट्स है जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो क्या है, प्रिकर्सर है वेरियस कंपाउंड्स का.
क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है वेरियस कंपाउंड का। लेट्स सी सर्टेन एग्जाम्पल। फर्स्ट आप देख लो, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक, तो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस्ड हुआ, जो कि कैटाबोलिक प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए, बट ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ terpenes, carotenoids and gibberellins। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है किसके सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, टार्पिन्स के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्या होता है टार्पिन्स, क्या है हमारा, क्या है टार्पिन्स, ये एक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है जो कि प्लांट में क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट में सर्टेन टाइप ऑफ सेंट को प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, कुछ उसमें टेस्ट को प्रोड्यूस करता है, ये जो टार्पिन्स है। इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स क्या करता है, ये भी एक फैट सॉल्युबल एक्सेसरी पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट है प्लांट का। क्या सब होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल है ना, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है। ये क्या करता है, एक्सेसरी पिगमेंट है जो कि ऑरेंज कलर देता है। ज़ैंथोफिल कौन सा ऑरेंज कलर देता है, ज़ैंथोफिल हमारा येलो कलर देगा और कैरोटीन कौन सा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है। इसी तरह से गिबरेलिन्स है, गिबरेलिन्स क्या है, ये भी एक प्लांट हार्मोन्स है। तो क्या कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, raw material that is used for synthesis of terpenes, carotenoids and gibberellins। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ, किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्लोरोफिल, एंड cytochromes। It is used as a raw material for chlorophyll and cytochromes। Chlorophyll क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा प्लांट का ग्रीन पिगमेंट है, और साइटोक्रोम जो कि ये क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर in a respiratory pathway। It is also used in photosynthesis and different oxidation reduction reaction। ये साइटोक्रोम क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम ए बी सी होता है, साइटोक्रोम ए बी सी। ठीक, हम लोगों ने रेस्पिरेशन में साइटोक्रोम का यूज़ देखा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर इट इज़ यूज साइटोक्रोम्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, oxaloacetic acid। It is a raw material for alkaloids and
पायरीमिडिन्स क्या है? ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है जो कि हमारा क्रेब्स साइकिल में बन रहा है, वो किसका है? रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कलॉइड्स एंड पायरीमिडिन्स। ये सब क्या है? अल्कलॉइड्स एंड पायरीमिडिन्स क्या है? ये सब नाइट्रोजन बेस है। क्या है ये? नाइट्रोजन बेस है। क्या सब है पायरीमिडिन्स में? क्या क्या नाइट्रोजन बेस था हमारा? साइटोसिन, थायमीन। किसके सिंथेसिस में यूज हो रहा है? पायरीमिडिन्स के और अल्कलॉइड्स में। पायरीमिडिन्स में आप देख सकते हो कौन सा नाइट्रोजन बेस है? साइटोसिन है और थायमीन है। एंड द फोर्थ वन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये भी हमारा क्रेब्स साइकिल में बना था। तो इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड्स। ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड किस में यूज हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सब है हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे का, ये क्या शो कर रहा है? सारे एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है? इसके एनाबॉलिक नेचर को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है, एनाबॉलिज्म कर रहा है ना? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ऑल दिस used as a raw material for the synthesis of complex molecules like alkaloids, pyrimidines, synthesis of amino acid, then protein। ये सब में हमारा ये यूज़ हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है इसके एनाबोलिक नेचर के बारे में। अब एक फ्लो चार्ट देख लो, उससे भी हम लोग को पता चलेगा इसके एनाबोलिक और कैटाबोलिक पाथवे के बारे में। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। इंटर रिलेशनशिप एमंग मेटाबॉलिक पाथवे। अब देख लो कि ये कैसे एक दूसरे से लिंक है। हमारा क्या सब हो सकता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? प्रोटीन्स है ना? हम लोग किसको यूज कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट यूज होता है हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में, प्रोटीन यूज होता है और फैट यूज होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। ठीक, तो सबसे जो हम लोग रेस्पिरेशन का जो पाथवे होता है उसका सबसे जो फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है रेस्पिरेशन में? कार्बोहाइड्रेट्स का। बट फैट भी यूज़ हो सकता है, प्रोटीन्स भी यूज़ हो सकता है। फैट्स में जो होती है एनर्जी एज कॉम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है? फैट जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसमें हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। बट फेवरेबल कौन सा है सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारा हमेशा यूज़ होता है। इसका एक बार प्रोसेस देख लो क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है ना? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किसमें कन्वर्ट होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में होता है कन्वर्ट। ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। उसके बाद एसिटाइल
coenzyme A, then it enters into Krebs cycle. Krebs cycle releases carbon dioxide and water. तो ये प्रोसेस तो सबको याद है. कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल शुगर में पहले कन्वर्ट होता है. सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है. किस में? ग्लूकोज में होता है कन्वर्ट. जितना भी कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. देन दिस ग्लूकोज by the process of glycolysis converted into pyruvate, then it goes to link reaction. Here it produces acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme enters into Krebs cycle और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है. एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. ये होता है इसके पाथवे में, कैटाबोलिक पाथवे में. अब फैट का देख लो. Here fats break down into fatty acids and glycerol. और किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल में होता है. किस में ब्रेक डाउन हो रहा है फैट्स का? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में हो रहा है. अब ये क्या होगा? ये ग्लिसरॉल का ब्रेक डाउन होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में. फिर ये क्या होगा? देन इट ब्रेक डाउन इनटू पाइरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम है. फिर वही जो सेम प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा. सबका कॉमन पाथवे है ये क्रेब्स साइकिल. सब लास्ट में किस में एंटर करता है? चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, सब किस में एंटर करेगा? लास्ट में क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा. देन इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब ये फैटी एसिड्स कैसे एंटर करता है? ये जाता है by the process of beta oxidation. ठीक. It breaks down into acetyl coenzyme A. This is a catabolic process and then enter into Krebs cycle. Same process. यही प्रोटीन के साथ होता है. प्रोटीन with the help of an enzyme produces breaks down into amino acid, simple amino acids. Then it goes to pyruvate. या तो अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है, या तो पहले ब्रेक डाउन होगा पाइरूवेट में, या फिर किस में होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में होगा. और उसके बाद क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, या डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में भी किसी प्रोडक्ट के पास एंटर करेगा. तो ये क्या शो कर रहा है? ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है क्या शो कर रहा है? इसके कैटाबॉलिक नेचर को शो कर रहा है. ठीक. कैटाबॉलिक नेचर को शो कर रहा है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है. ये भी क्या शो कर रहा है? कैटाबॉलिज्म शो कर रहा है ना. बट क्या होता है अगर फिर से ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है फैटी एसिड बनाने की, ग्लिसरॉल बनाने की, फैट बनाने की, तो क्या होगा? ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसको क्या करेगा? यहाँ से विथड्रॉन करेगा. फिर ये किस में जाएगा? यहाँ जाएगा. किस चीज़ का सिंथेसिस करेगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स. देन इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैट्स. इन सेम फैशन यहाँ पे क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड में भी वही हो रहा है. इसको जब रिक्वायरमेंट होगी अमाइनो एसिड बनाने की तो क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल में जो उसका इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल है उसको वहाँ से लेगा और क्या करेगा? अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करेगा, देन प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा. इसी तरह से उसको अगर रिक्वायरमेंट होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की या पाइरूवेट की, जो नेचर है अमाइनो एसिड का, कौन सा अमाइनो एसिड बनाना है उस हिसाब से क्या करेगा? वो अपना
यहाँ से अपना इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है यहाँ से लेगा और सिंथेसिस कर देगा एमाइनो एसिड का और प्रोटीन का। तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है, एनाबॉलिक नेचर को शो कर रहा है, एनाबॉलिक नेचर को शो कर रहा है। ये सब क्या कर रहा है, इसका जो एनाबॉलिक नेचर है उसको शो कर रहा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों चीज़ देख रहे हैं, कैटाबॉलिज्म को भी देख रहे हैं और एनाबॉलिज्म, दोनों को शो कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, जो रेस्पिरेशन है हमारा, वो क्या है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। वहाँ पर दोनों चीज़ हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एंड कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल वंस। ओके, गेट माय पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिर रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। शॉर्ट फॉर्म RQ, या आप इसको बोल सकते हो रेस्पिरेटरी रेशियो। रेस्पिरेटरी रेशियो। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशेंट? क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released by volume of oxygen consumed। क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। जो भी हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसका रेशियो, और किसका है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रहा है। दोनों का हम लोग को रेशियो देखना होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट में। और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमारा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किस पे, RQ वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर रहे हैं, फैट को यूज़ कर रहे हैं, या प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं, उस पर क्या डिपेंड करता है, और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमारा डिपेंड करता है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका क्या सब हो सकता है। क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, या तो तुम्हारा यूनिटी होगा, 1 होगा, या लेस देन यूनिटी होगा, या फिर मोर देन यूनिटी होता है। क्या सब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का वैल्यू, या तो यूनिटी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी होगा, या फिर मोर देन यूनिटी होता है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका। If the respiratory substrate is carbohydrate, then what is the ratio of respiratory quotient? What is the value of respiratory quotient? अगर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का वैल्यू कितना होगा?
ये है रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, दिस इज ग्लूकोज, है ना। तो इसका हम लोग को क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट निकालना है। क्या हो जाएगा, क्या था रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये था। कितना है वैल्यू दोनों का, 6 तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 हो गया, ठीक। इफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फैट, अगर फैट हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का वैल्यू। एग्जाम्पल ले लो तुम, ट्राइपामिटिन C51 H98 O6, 2 molecules of tripalmitin, oxygen, then it releases 102 carbon dioxide, yes, 98 molecules of water। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या हो जाएगा, 102/145। तो इसका वैल्यू लगभग कितना हो जाता है, 0.7 आता है इसका वैल्यू फैट का। तो फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना का वैल्यू कितना होगा, 0.7 होगा। ये क्या है, ट्राइपामिटिन, और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हुआ, इफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन्स, देन हेयर RQ वैल्यू कितना होगा, इट लाइज फ्रॉम 0.5 to 0.9। प्रोटीन का जो RQ वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0.5 से लेके 0.9 तक। ये जो है फैट है, और जो प्रोटीन है उसका जो RQ वैल्यू होता है वो क्या है, लेस देन यूनिटी होता है, ठीक, 1 से कम रहेगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। If the respiratory substrate is succulent plants, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सकुलेंट प्लांट हुआ तो उसका RQ वैल्यू क्या होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाए सकुलेंट प्लांट का, ओपोन्शिया हो जाएगा, ओपोन्शिया एंड ब्रायोफाइलम। अब इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है, हेयर स्टोमाटा opens during night, है ना। यहाँ पे क्या होता है, स्टोमाटा जो ओपन होता है कब होता है, नाइट के टाइम में स्टोमाटा ओपन होता है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट के टाइम में ओपन हो रहा है इसलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ carbohydrates takes place।
यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इसका आरक्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, सक्यूलेंट प्लांट का 0 हो जाएगा, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यूज कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने ही नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्या हो जाएगा, 0 है, ऑक्सीजन 3 है, तो आरक्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो तुम, किसका देखोगे, सक्यूलेंट प्लांट हो गया। अब ऑर्गेनिक एसिड का देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एग्जाम्पल ऐसा कौन सा प्लांट हो जाएगा, फ्लेशी प्लांट, फ्लेशी प्लांट लाइक कैक्टेशिया, कैक्टेशिया एंड ट्रेजुलेशिया। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका आरक्यू वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आरक्यू वैल्यू। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट में, ये कब हो रहा है, नाइट में हो रहा है इसका फॉर्मेशन। और ये कब जो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कब हो रहा है, ये मैलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इज वेरी लो। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है काफ़ी लो अमाउंट में हो रहा है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या होता है, मैलिक एसिड का जो वैल्यू होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का 1.33 होता है, और इसका लगभग ऑक्सैलिक एसिड का कितना हो जाता है, 4 के आसपास होता है। क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट में ऑक्सीजन तो बाहर से कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इसका जो वैल्यू है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट यूनिटी से ज़्यादा हो जा रहा है, 1 से यहाँ पर ज़्यादा इसका वैल्यू हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। ये हमारा रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन क्या हो सकता है, आप जर्मिनेटिंग सीड में देख सकते हो ये एनारोबिक कंडीशन। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या हो जाएगा, पहले एग्जांपल देख लो, C6H12O6 ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फर्मेंटेशन में इथेनॉल और क्या हुआ था, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। अब इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना हो जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो है नहीं तो 0। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना हो जाएगा,
इन्फिनिटी हो जाएगा। जब अगर एनारोबिक कंडीशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी क्वोशंट इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी क्वोशंट, रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक। रेस्पिरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने जितना भी रेस्पिरेशन का टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, आज हम लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देख लिया, फर्मेंटेशन भी देख लिया, एम्फीबॉलिक फिर पाथवे देखा, फिर जो लास्ट था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सब हो गया। ओके, तो अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ो रेस्पिरेशन को और जो भी डाउट है वो आप लोग पूछो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।